हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के कमेंट द्वारा ये पूछा गया था कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक सर्वश्रेष्ठ है, तो देखिए रीजनिंग के लिए जो एसएससी इस सेंट्रल एसएससी है, रीजनिंग चैप्टर वाइज टाइप वाइज शॉर्ट पेपर 97 से लेकर अब तक 12,000 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एसएससी का ये जो क्वेश्चन बैंक है एसएससी का है। सीजीएल टायर 1 सीपीओ एसआई कांस्टेबल 10+2 सीएचएसएल जो भी है ये एसएससी का रीजनिंग है। इसको आप लोग किरण पब्लिकेशन का है, देख सकते हैं। इसमें क्या है देखिए, इसको आप लोग देख सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का है, क्रमणिका है। ये इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है वो है, टाइप वाइज दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन। देखिए पहला जो चैप्टर है एनालॉगी का है और सिमिलरिटी का है, यानी सादृश्यता या समसंबंध। ये जो है ये पूरा एसएससी का ये क्वेश्चन बैंक है। जितना क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी का वो सारा क्वेश्चन का इसमें दिया हुआ है। इसलिए अगर आप लोग बीएससी सचिवालय के लिए रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये रीजनिंग आप लोग ले सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ है, मतलब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन का जो एसएससी द्वारा लिया गया है ना वो सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसको बना लेने के बाद आपका बीएसएससी में जो रीजनिंग आएगा उस छूटने की कम संभावना है। ऐसे रीजनिंग की बुक तो बहुत सारी है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप लोगों को समझना है रीजनिंग शुरुआत करना है उसके लिए बहुत सारी बुक हैं, लेकिन ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। जो रीजनिंग के पहले बना चुके हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस बुक है, इसलिए इसको लेकर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसको देख लीजिए आप लोग। इसका यही है फर्स्ट पृष्ठ 12,000 प्लस दिया हुआ और 97 से अब तक इसका दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है अनुच्छेद। हम लोग अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। कितने अनुच्छेद हैं उसको हम लोग देखेंगे। कुल अनुच्छेद की संख्या है 395। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा गया कुल अनुच्छेद की संख्या 395 है, जो मूल संविधान में है। अब इसकी संख्या बढ़ चुकी है, 464 करीब है, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। तो हम लोग आज अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। जितने भी अनुच्छेद है उसको हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। हड़बड़ी में नहीं अध्ययन करना है, धीरे धीरे उसका अध्ययन करना है। इसलिए हम लोग आज पहला अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे। जो अनुच्छेद का पहला अनुच्छेद नंबर 1, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र तथा भारत राज्यों का संघ है। देख सकते हैं इसमें 2 पॉइंट है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या है? भारत है, और उसका राज्य क्षेत्र जितने भी 28 राज्य हैं, और भारत राज्यों का एक संघ है। ये दोनों बातें अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में 2 बातें, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, और दूसरा है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? नए राज्य का प्रवेश, ध्यान दीजिएगा, नए राज्य का प्रवेश तथा स्थापना। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, प्रवेश और एक है स्थापना। और जब अनुच्छेद 3 पढ़िएगा उसमें नए राज्यों का निर्माण, यहाँ पर देखिए निर्माण कहिए या गठन कहिए, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। कन्फ्यूज होने के लिए क्वेश्चन पूछता है, एक प्रवेश हुआ, एक स्थापना हुआ और एक निर्माण या गठन हुआ। तो प्रवेश या स्थापना पूछे तो उनसे 2 सही करना है, और निर्माण या गठन पूछे तो उनसे 3 सही करना है। निर्माण का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट, जैसे बिहार था उसमें झारखंड अलग हो गया तो झारखंड का निर्माण हुआ तो उनसे 3 में आ गया। और प्रवेश का मतलब हुआ कि जो स्टेट भारत में नहीं था उस पर किसी विदेशी देशों का प्रभुत्व था, तो वो जब विदेशी चले गए यहाँ से तो वो जो राज्य था भारत में जब मिलाया गया तो उसको कहते हैं प्रवेश। तो प्रवेश वो हुआ, तो अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश और स्थापना, और 3 के तहत निर्माण या गठन, या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन। जैसे राज्य का नाम परिवर्तन होता है, उसका क्षेत्र परिवर्तन होता है, सीमा परिवर्तन होता है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। इससे 2 और 3 बहुत ही कन्फ्यूजिंग अनुच्छेद है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए आप लोग। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी संशोधन संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब हम लोग के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 जो है उस संविधान संशोधन से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किया जाएगा राज्य के संदर्भ में, वो संशोधन अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 में लिखा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अब देखिए हम लोग अनुच्छेद 7 चलते हैं। अनुच्छेद 7 क्या है?
1 मार्च 1947, डेट याद रखिए आप लोग, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी 1 मार्च 1947 के पश्चात जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये 1907 में लिखा गया था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की बात है कि 1907 में ये मेंशन किया गया था। तो ये भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अनुच्छेद को बहुत ही बारीकी से अध्ययन कीजिए। मैं आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए। अनुच्छेद 9 क्या कह रहा है, देखिए अनुच्छेद 9 कह रहा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भारत का नागरिक है और भारत की नागरिकता प्राप्त है उसको, और वो विदेशी राज्य की नागरिकता लेना चाहता है और विदेशी राज्य की नागरिकता उसको मिल जाती है, तो भारत की नागरिकता स्वतः उसको समाप्त हो जाएगी। ये नियम है। एक व्यक्ति 2 देश की नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकता। अगर भारत का नागरिक है तो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ग्रहण करेगा। अगर ग्रहण करेगा तो भारत की नागरिकता उसको स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में लिखा गया है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 ये कह रहा है कि संसद जो है, भारतीय संसद विधि बनाकर नागरिकता का अर्जन तथा समाप्ति, देखिए नागरिकता का अर्जन मतलब नागरिकता प्राप्त करना और समाप्ति मतलब नागरिकता खत्म करना की घोषणा कर सकती है। मतलब संसद को यह अधिकार है कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। ऐसा विधि यानी कानून बना करके संसद मैंने विधेयक पारित करेगी और ये बताएगी कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। ये अनुच्छेद 11 में लिखा गया है। बहुत ही साधारण और सरल भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसलिए कि एग्जाम जो है एकदम आप लोगों को जितने भी अगर अनुच्छेद आएंगे उसमें से एक भी छूटने की संभावना नहीं रहे, इसलिए आपको उस अंदाज में मैं बता रहा हूँ। आप जैसे अनुच्छेद 14 देखिए क्या कह रहा है, विधि के समक्ष समता, मतलब विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष क्या है, समता है। कोई भी व्यक्ति, भारत के कोई भी नागरिक हो, कानून के नज़र में सब कुछ समान है। ये क्या कह रहा है, अनुच्छेद 14 कह रहा है। लेकिन इसका अपवाद है, उसके डिटेल हमको नहीं जाना है, उसके डिटेल में हम लोग को उतना नहीं जाना है, डीप में नहीं जाना है कि कौन कौन से अपवाद में है। अगर विधि के समक्ष समता की बात है तो अनुच्छेद 14 सही कर दीजिए। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, देखिए 15 इंपॉर्टेंट है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार भेदभाव का प्रतिषेध है, मतलब भेदभाव नहीं किया सकता है। अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है तो धर्म हो गया, तो धर्म के आधार पर भारत में जो नागरिकता मिली हुई है हर एक व्यक्ति को, उसमें अगर कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, उसमें भेदभाव नहीं होगा, सबको एक समान नागरिकता मिलेगी। चाहे मूल वंश हो, चाहे जाति हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का, स्त्री पुरुष कोई लिंग का हो, कहीं उसका जन्म हुआ हो भारत में, उसको अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव का प्रतिषेध है, ये बात अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनुच्छेद, एक अनुच्छेद है 15(4) और एक अनुच्छेद है 16(4). ये दोनों अनुच्छेद आप लोग को याद रखना जरूरी है। 15 का 4 और 16 का 4, इसमें क्या लिखा गया है, ओबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिला हुआ है वो इसी अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है। आप लोग को ये ध्यान आता होगा, आरक्षण के संबंध में आप लोग सुनते होंगे, जानते होंगे कि आरक्षण आखिर कहाँ दिया गया है। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद लिखा गया है, किस अनुच्छेद में आरक्षण की बात कही गई है, तो याद रखिए जो आरक्षण की बात कही गई है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इनको आरक्षण मिला है 15(4) और 16(4) में। अब देखिए अगले ही अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, 15(6) और 16(6), जो ईडब्ल्यूएस का 10% का जो आरक्षण मिला गया है, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया 2019 से, वो 10% का जो आरक्षण है इसको कहाँ जोड़ा गया है, ये 15(6) और 16(6) दोनों में बात मेंशन किया गया है, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण। अब नोट में क्या है यहाँ पर कि ईडब्ल्यूएस का जो 10% का जो आरक्षण है, इस संविधान संशोधन का किस अधिनियम के तहत है, 103वां अधिनियम। लेकिन अगर विधेयक पूछे तो 124वां, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, 103वां में और 124वां में कन्फ्यूज मत होइएगा। ये विधेयक था 124वां, विधेयक और अधिनियम में अंतर है, समझिए इस बात को, विधेयक और अधिनियम में अंतर है। विधेयक और अधिनियम आप लोग अंतर समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। विधेयक क्या है, अगर कोई संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, अगर कोई कानून बनाना होता है तो कानून जिस रूप में प्रस्तुत होता है तो उसका जो क्रम होता है वो क्रम 124वां। तो ये कोई जरूरी नहीं कि जिस क्रम में आया हो उस क्रम में वो कानून पारित हो जाए। अगर लोकसभा ये है और राज्यसभा ये है, अगर कोई कानून इसमें आया और इसमें पारित नहीं हुआ,
अगर मान लीजिए 122वां है, इसमें पारित नहीं होती तो खत्म हो गया, फिर 123वां आएगा दूसरा, फिर 24वां आएगा। उसी तरह से 124वां बनकर आया इसमें, तो क्या होता है कि ये पारित कर देता है, ये पारित नहीं करता है, तो ये खत्म हो जाता है। तो ऐसे करते करते अधिनियम हो जाता है नीचे कम हो जाता है और विधेयक ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर विधेयक पूछे तो 124वां और अधिनियम पूछे तो 103वां। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट इशू है, ये करंट में भी पूछ सकता है और संविधान भी पूछ सकता है, इसलिए मैं दोनों के संदर्भ में आप लोगों को बता दिया हूँ। अब देखिए उनसे 16 क्या है। 16 कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में जो लोक नियोजन होता है, नियोजन मतलब जहाँ नियोजित कर्मचारी होते हैं, लोक नियोजन यानी सरकारी कर्मचारी में अवसर की समानता। जितने भी अवसर मिलेंगे सबको समान दिया जाएगा, सबको समान दिया जाएगा। किसमें कहा गया है? 16 में, लेकिन इसका अपवाद यहाँ पर दे दिया गया है 16(4) में कि ओबीसी SC ST को आरक्षण दिया जाएगा, इसके ये अपवाद है। तो 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग 16 अनुच्छेद तक का अध्ययन किए, 1 से लेकर के 16 तक हम लोग अध्ययन किए। इसके बाद और भी अनुच्छेद हैं, क्योंकि हम लोग को 395 तक जाना है। 395 तक जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वहाँ तक हम लोग को जाना है। तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, एकाएक नहीं जाएंगे। आप लोग को जो धीरे धीरे याद भी करना है, समझते जाना है। और आप लोग को जहाँ नहीं समझ में आए, ये बात हमेशा आप लोगों से मैं कहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से पूछिए कि ये हमको समझ नहीं आया। अगर अनुच्छेद में आप लोग को यहाँ बताया और इसमें भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, समस्या हो, तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, कोई समस्या नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरा फर्ज है आप लोग को बताना, आप लोग को समझाना, आप लोग को संतुष्ट करना, ये मेरा फर्ज है। इसलिए आप लोग को जहाँ भी समस्या हो वो पूछ सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने 1 से लेकर 16 अनुच्छेद तक देखा। तो कल की क्लास में इससे आगे हम लोग अनुच्छेद अध्ययन करेंगे, जो 16 के बाद का अनुच्छेद होगा। क्योंकि अभी हम लोग को कम से कम टोटल जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 100 से ज़्यादा है, लगभग 125-30 अनुच्छेद है, और उससे ज़्यादा नहीं है। 395 अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, उसमें से 395 में से 125-30 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और वो आप लोग धीरे धीरे याद करते चले जाइएगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग धीरे धीरे याद करते जाइएगा, सारा अनुच्छेद आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास बस इतना ही। आज का क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। तो कल हम लोग फिर अनुच्छेद के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।